अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी उसको एपिलेप्सी कहते हैं, यानी कि मिर्गी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और क्रोनिक डिजीज़ है। जनरली अगर बात की जाए तो इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है और सेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, सीजर्स होने लगते हैं, आई मीन टू से के झटके लगते हैं, और ये सब इलेक्ट्रिक इम्पल्स एबनॉर्मल होने की वजह से होता है। मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। होता क्या है कि हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मुतासिर होती है। एपिलेप्सी चाइल्डहुड में भी हो जाती है और ओवर द एज ऑफ 60 यानी 60 साल से ऊपर जब एज होती है तो भी इसके होने के चांसेस होते हैं। इन द होल वर्ल्ड अगर हम बात करें कि तमाम दुनिया में, तो तकरीबन 65 मिलियन लोग इसका शिकार हैं। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि फ़ीमेल की निस्बत मेल में इसकी रेशो ज़्यादा है। सीजर्स का होना एक विजिबल साइन होता है जो ब्रेन डिसऑर्डर को डिटेक्ट करता है। एपिलेप्सी की टाइप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 2 मेन टाइप्स होती हैं, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल या पार्शल सीजर्स कह लीजिए। देखिए, पार्शल से ये जहन में आ जाता है कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है, यानी ब्रेन का कुछ हिस्सा इसमें मुतासिर होता है। एपिलेप्सी में सीजर्स तो होते ही हैं, लेकिन समटाइम ये माइल्ड होते हैं इन नेचर और समटाइम स्ट्रॉन्ग किस्म के सीजर्स होते हैं। माइल्ड सीजर्स को रिकग्नाइज़ करना कुछ मुश्किल होता है क्योंकि ये कुछ सेकंड ही रहते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग सीजर्स में स्पैज़म भी होते हैं और अनकंट्रोलेबल किस्म की मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जिसमें ट्विचेस होते हैं। ये सेकंड से लेकर मिनट्स तक रह सकते हैं। ऐसे में पेशेंट कॉन्शियस लॉस कर देता है। जी, अब बात करते हैं हम इसके रीज़न्स के हवाले से। तो ये किसी हाई फीवर की वजह से भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, सर पे लगने वाली चोट, वेरी लो ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, अल्कोहल विड्रॉल हो गया हो, वस्कुलर किस्म की डिजीज़ हो, अल्जाइमर, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इसको कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की सीरियस इलनेस, स्ट्रोक या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, यानी दिमाग को अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा रही तब भी एपिलेप्सी हो सकती है। सिम्टम्स की बात की जाए तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। जैसा कि मैंने बात की कि सीजर्स हुआ करते हैं, तो सीजर्स के हवाले से बात करें तो फोकल पार्शल सीज़र होते हैं और कम्प्लेक्स पार्शल सीज़र। जो फोकल सीजर्स होते हैं इसमें टेस्ट बदल जाता है, स्मेल में प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट चेंजेस आ सकते हैं, हेयरिंग और टच लॉस हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस होती है, टिंगलिंग होती है, यानी कि सुनपन होना या जिस्म पे सुइयाँ या फिर चूंटियाँ रेंगने का एहसास, इस किस्म की कंडीशन होती है, या फिर जिस्म में झटके लगते हैं। कम्प्लेक्स सीजर्स में लॉस ऑफ अवेयरनेस होता है, पेशेंट को अवेयरनेस नहीं रहती किसी चीज़ की। इसके अलावा स्टायरिंग ब्लैंकली होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से प्लेनली टिकटिकी बांधे देखता रहता है, या फिर उसकी रेपिटेटिव किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, यानी एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। इसके अलावा आपको अनरिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मेडिकल इन्फॉर्मेशन जारी होती है ताकि स्टूडेंट्स भी, मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं बात करूंगी जनरलाइज सीजर्स के हवाले से। तो जनरलाइज जो सीजर्स होते हैं इसकी 6 मोर टाइप्स होती हैं, जिनके मैं नाम आपको बताती चलूँ। एब्सेंस सीजर्स होते हैं, यानी समटाइम सीज़र होते ही नहीं। टॉनिक सीजर्स, एटॉनिक सीजर्स, क्लॉनिक सीजर्स, मायोक्लॉनिक सीजर्स और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, ये सीजर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। सीजर्स में स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आप ज़रूर देखेंगे, यानी जब भी झटके लगेंगे मिर्गी के पेशेंट को तो आप देखेंगे कि बॉडी सारी उसमें अकड़ाव आ जाता है। इसके अलावा शेकिंग होती है, यानी हिलती है बहुत ज़्यादा, थरथराती है, कांपती है। लॉस ऑफ ब्लैडर या फिर बावल कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि यूरिन पर या स्टूल पे काबू नहीं रह पाता, कंट्रोल नहीं रह पाता। सबसे ज़्यादा अहम सिम्टम जो देखने में आती है वो टंग बाइटिंग है,
पेशेंट अपनी ज़ुबान को काट लेता है। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी उसको कोई शऊर नहीं रहता और बेहोश हो जाता है। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, यानी जीन्स के लेवल पे ये मुतासिर करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 500 के करीब जीन्स ऐसे होते हैं जो एपिलेप्सी से रिलेट करते हैं। अब बात की जाती है इस बारे में कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, एंटी एपिलेप्टिक डिजीज़ ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा वैगस नर्व स्टिमुलेटर्स दिए जाते हैं। एक्चुअली ये एक डिवाइस होती है जो अंडर द स्किन चेस्ट पे लगाई जाती है और इसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट दी जाती है, यानी हाई फैट्स और लो कार्बोहाइड्रेट, या फिर ब्रेन सर्जरी की जाती है। अब बात आती है कि हाउ टू डायग्नोस, कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। डेफिनेटली सीजर्स को देख के अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ टेस्ट भी हैं जिनकी ज़रूरत पेश आती है, जैसा कि ब्लड टेस्ट, लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी। और अब हम बात करते हैं इसमें होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो हमारी बेशुमार होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो इस सिलसिले में बहुत ही कारआमद हैं, जिनमें कलकेरिया का टॉप ऑफ द लिस्ट है। ब्यूफो हमारी मेडिसिन है। आर्टिमेजिया बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा एब्सिंथीनियम यूज़ की जाती है और क्यूप्रमेट यूज़ की जाती है जो कि जग्स को कंट्रोल करती है। फिर कालीब्रूम है, सिलीशिया है, साइक्यूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी, हायोसेमस भी बहुत अच्छा काम करती है, कॉस्टिकम इज़ द गुड रेमेडी। फिर बेलाडोना हमारी मेडिसिन है, प्लम्बम है और ओनेंथी है। इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स या किसी के प्रॉब्लम के हवाले से कॉजेटिव एजेंट्स को देते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।